अगर समुद्र में 750 मीटर की गहराई से नीचे सबमरीन यानी कि पनडुब्बी जाती है तो उसमें इतना तेज विस्फोट होगा कि उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। वहीं एक नॉर्मल इंसान समुद्र में 1 किलोमीटर से नीचे बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जाता है तो उसके लंग्स फट जाएंगे। वहीं अभी तक समुद्र की सबसे गहरी ज्ञात जगह चैलेंजर द्वीप है, जो लगभग 11 किलोमीटर की गहराई में है, जहां अब तक 8 लोग जा चुके हैं और जिंदा भी आ चुके हैं। जबकि इतनी गहराई में इंसान का जाना जानलेवा साबित हो सकता है। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है। इसका कारण समुद्र है। धरती पर लगभग 71% समुद्र ही फैला हुआ है, जिसमें मौजूद पानी के कारण ही अपनी धरती नीली दिखाई पड़ती है। इसीलिए पृथ्वी यानी धरती को नीला ग्रह भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतने विशाल समुद्र के नीचे कौन सी चीज है जहां हम समुद्र के अंदर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे पता लगाने की बात कर रहे हैं। समुद्र के नीचे क्या है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि समुद्र की गहराई कितनी है और यहाँ कैसी गतिविधियां होती रहती हैं। समुद्र और जीवन, ये तो हम सभी जानते हैं कि धरती पर जीवन की शुरुआत समुद्र से ही हुई थी, जहां सूक्ष्म जीव और बैक्टीरिया ने जन्म लिया और बीतते समय के साथ कई प्रजातियां अस्तित्व में आई। ऐसे में ये कह सकते हैं कि समुद्र धरती में जीवन देने वाले मुख्य तत्वों में से एक है, जिसके अंदर लाखों करोड़ों जीव जंतुओं की प्रजातियां निवास करती हैं। आज तक इंसान समुद्र का 5% ही हिस्सा जान पाया है। ऐसे में समुद्र की बाकी 67% हिस्से में क्या है ये कोई नहीं जानता। लेकिन वैज्ञानिक समय समय पर समुद्र के अंदर विभिन्न चीजों की खोज करने के लिए रिसर्च करते रहते हैं, जिसके तहत इंसान एक हद तक समुद्र की गहराई तक पहुंचने में कामयाब हो पाया है। प्रशांत महासागर के मरियाना ट्रेंच में मौजूद चैलेंजर द्वीप को पृथ्वी की अभी तक सबसे गहरी जगह जाना जाता है। इस जगह की गहराई 10,902 मीटर से 11,022 मीटर यानी कि 11 किलोमीटर के करीब है। इस जगह पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, चारों तरफ घना अंधेरा होता है। और इतना ही नहीं, चैलेंजर द्वीप में पानी का प्रेशर इतना होता है कि वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान या मशीन के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। हालांकि सिर्फ अब तक 8 लोग ही चैलेंजर द्वीप की गहराई तक पहुंचने और वहां से जीवित बचकर वापस आने में सफल रहे हैं। लेकिन समुद्र की गहराई और उसके अंदर चीजों का अंदाजा सिर्फ चैलेंजर द्वीप से ही नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इस समुद्र में सैकड़ों राज दफन हैं। अगर आप समुद्र की गहराई को अच्छी तरह देखना और जानना चाहते हैं तो उसके लिए शुरू से शुरुआत करनी होगी। यानी चैलेंजर द्वीप तक पहुंचने से पहले हमें ये जानना जरूरी होगा कि समुद्र में 1 किलोमीटर से 11 किलोमीटर दूरी तक समुद्र में क्या क्या घटनाएं घटती हैं और इससे समुद्री जीवों पर क्या क्या असर पड़ता है। अगर आप समुद्र में 1 किलोमीटर की गहराई में जाएंगे तो एक सामान्य इंसान बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के इस गहराई तक भी तैर नहीं पाएगा। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा 8 फीट गहराई तक ही तैर सकता है। इससे नीचे जाने से उसे सांस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती हैं। समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई में जाने से इंसान को बहुत तेज पानी का दबाव यानी प्रेशर का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उसके फेफड़े भी फट सकते हैं। हालांकि जल जीवों के लिए ये प्रेशर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता है। इसीलिए समुद्र में 1 किलोमीटर गहराई में मछलियां समेत दूसरे जल जीव की विभिन्न प्रजातियां निवास करती हैं। वहीं समुद्र की सबसे बड़ी शिकारी मछली यानी कि ब्लू व्हेल अपनी शिकार की तलाश में 500 मीटर गहराई में जाने की क्षमता रखती है। ये मछली आमतौर पर 300 से 350 मीटर गहराई में निवास करती है। अगर आप इससे आगे समुद्र की गहराई में जाते हैं तो आपको 750 किलोमीटर की गहराई में पनडुब्बी नजर आ जाएंगी। ये पनडुब्बियां पानी के अंदर रहकर दुश्मन देश की गतिविधियों पर नजर रखती हैं। लेकिन 750 मीटर से ज्यादा गहराई में जाने पर पनडुब्बी पानी का प्रेशर नहीं झेल पाती और कुछ ही मिनटों में फट जाएंगी। यानी 800 मीटर की गहराई तक पानी पर आपको तापमान बेहद कम महसूस होने लगेगा। ये वो जगह होगी जहां सूर्य की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है। इसी जगह से समुद्र की उस गहराई में बेहद ठंडा तापमान होता है, लेकिन कुछ जल जीव उस तापमान में भी खुद को जीवित रखते हैं। इतना ही नहीं, समुद्र में 800 मीटर की गहराई पर आपको ज्वालामुखी देखने को भी मिल सकते हैं, जिनमें विस्फोट भी होता है और ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी
जल जीवों को जिंदा रहने में मदद करती है। इस तरह समुद्र की गहराई में 11,022 मीटर तक पहुंचने के बाद बहुत ही घनघोर अंधेरा दिखेगा और यही वो जगह होगी जिसे हम चैलेंजर द्वीप के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई कुछ एडवांस मशीनें ही 11,000 मीटर तक पहुंच पाती हैं ताकि वहां के माहौल का पता लगाया जा सके। लेकिन चैलेंजर द्वीप के बाद समुद्र के नीचे क्या है, ये सवाल जस का तस ही बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि समुद्र के नीचे तरह तरह के जल जीव निवास करते हैं या फिर वहां सोना और चांदी मौजूद होगा या किसी तरह का खजाना, तो आप बिल्कुल ही गलत हैं। समुद्र के नीचे क्या है, ये जानने से पहले पृथ्वी की इस रचना को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना ही ये तय करेगी कि समुद्र के नीचे हिस्से में क्या मौजूद है। पृथ्वी के सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहा जाता है, जहां हम नदियां, पहाड़, समुद्र और अनेकों जीव जंतु निवास करते हैं। क्रस्ट की ये लेयर 5 से 10 किलोमीटर मोटाई की है। उसके बाद मेंटल की लेयर शुरू हो जाती है। क्रस्ट के लेयर में 1 किलोमीटर गहराई में ड्रिल करके तेल और प्राकृतिक संसाधन निकाले जा सकते हैं। हालांकि लगातार खुदाई के कारण आधुनिक समय में प्राकृतिक संसाधन और तेल 1 किलोमीटर के बजाय अब 2 किलोमीटर की गहराई में प्राप्त होते हैं। इसी तरह समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव जब मर जाते हैं तो उनकी बॉडी सालों साल तक डिकम्पोज्ड होती रहती है और आखिर में कच्चे तेल में तब्दील हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि समुद्र के अंदर कच्चा तेल मौजूद है, क्योंकि डिकम्पोज की प्रक्रिया सालों साल चलती रहती है। ऐसे में इतनी ज्यादा मात्रा में तेल का निर्माण संभव तो नहीं है। फिर समुद्र के अंदर क्या है? असल में समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन ये पानी समुद्र से नहीं आता है। पृथ्वी की संरचना और यहाँ जीवन की शुरुआत होने से पहले वातावरण तैयार हुआ और मौसम के चक्र की शुरुआत हुई। इसके परिणाम स्वरूप धरती पर सालों साल तक बरसात होती रही। आसमान से बरसते पानी को पृथ्वी के हिस्से काफी गहराई तक सोख लिया और बरसात का कुछ पानी नदियों और झीलों में मिलकर समुद्र में चला गया। जमीन द्वारा सोखे गए पानी को कुएं, हैंडपंप की मदद से इंसान द्वारा निकाला गया, जबकि बोरवेल की मदद से जमीनी पानी को बाहर निकाल कर इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि पृथ्वी पर इंसान का इतिहास ज्यादा पुराना नहीं है, जबकि धरती पर करोड़ों साल तक बरसात होती रही। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, आखिर इतने सालों तक पृथ्वी पर बरसने वाला पानी कहाँ गया? तो इसका जवाब है समुद्र के नीचे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, समुद्र के नीचे कुछ और नहीं, सालों साल से इकट्ठा हुआ बरसात का पानी मौजूद है। आसमान से बरसा ये पानी जमीन के अंदर समुद्र के नीचे बराबर मात्रा में फैला हुआ है और सालों से स्टोर है। करोड़ों साल चले जल चक्र के कारण पानी क्रस्ट के नीचे और मेटल के ऊपर हिस्से में जाकर जमा हो गया है। इन्हीं 2 लेयर के बीच हमारा समुद्र भी मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र के नीचे सालों पहले बरसात के जरिए आने वाला पानी मौजूद है। समुद्र के नीचे बहती ये नदियां, यह सुनने में थोड़ा अजीब और अविश्वसनीय लगता है कि समुद्र के नीचे भी पानी ही पानी मौजूद है, लेकिन इस थ्योरी को कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च द्वारा सही साबित किया है। समुद्र के नीचे क्या है, इस बात का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक कई साल से रिसर्च कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप सबसे पहले मेक्सिको के समुद्र के नीचे नदी की खोज की गई। वैज्ञानिकों ने इस नदी का नाम सिनुटे एंजेलिटा रखा, जो कहीं कहीं पर 115 फीट समुद्र के नीचे बहती है और इसका पानी ताजा नहीं बल्कि खारा है। इसी तरह ब्लैक सी के नीचे भी दुनिया की सबसे बड़ी नदी मिली थी, जो 100 फीट नीचे समुद्र में बहती है। इस नदी की रफ्तार 6 किलोमीटर पर आवर है, जो हर बहाव के साथ 22,000 क्यूबिक मीटर पानी लेकर चलती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सालों साल से समुद्र के नीचे इकट्ठा इस जल को समुद्री लहरों और सूर्य के प्रकाश के कारण गति मिलती है, जिसकी वजह से ये पानी नदियों में तब्दील हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र के नीचे पानी सिर्फ एक जगह जमा या नदियों के रूप में नहीं है, बल्कि झरनों के रूप में भी हो सकता है। समुद्र के स्वरूप में कैसे बहती है नदियाँ? वैज्ञानिकों ने जब इस बात का पता लगाया कि समुद्र के नीचे नदियाँ बहती हैं, तो उनके बहाव के पीछे की वजह जानने के लिए लोग उत्साहित होने लगे।
एक रिसर्च से पता लगा है कि समुद्र के नीचे नदी का निर्माण होने के लिए समुद्री पानी की डेंसिटी यानी घनत्व, धरती का घूमना और तापमान जिम्मेदार होता है। जब एक जैसी डेंसिटी वाले समुद्री पानी की मात्रा उसमें मिलती है तो उसमें समुद्र के नीचे जमा पानी नई धाराएं बनाने लगती है। ये छोटी छोटी धाराएं एक साथ मिलकर बड़ी धारा का निर्माण करती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे नदियां बहने लगती हैं। इसके अलावा सूर्य की रोशनी अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार से पड़ती है। ऐसे में समुद्र में किसी हिस्से का पानी बेहद गर्म होता है तो किसी हिस्से का पानी बेहद ठंडा। समुद्री पानी के तापमान में इस तरह की विभिन्नता के कारण समुद्र के नीचे जमा पानी में धाराएं या फिर हलचल पैदा होती हैं, जिसके बाद समुद्र में नदी का निर्माण हो जाता है। हालांकि इन दो कारणों के विपरीत समुद्र के कारण नदी का निर्माण होने के लिए धरती के घूमने की प्रक्रिया को सबसे ज्यादा जिम्मेदार माना जाता है। पृथ्वी लगातार अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिसके कारण जमीन में जमा पानी में कंपन और हलचल होती है। यही हलचल छोटी छोटी धाराओं को जन्म देती है, जिससे एक बड़ी धारा का निर्माण होता है और परिणाम स्वरूप समुद्र में नदी बहने लगती है। धरती के घूमने के कारण समुद्र के नीचे निर्मित होने वाली सबसे बड़ी नदी गल्फ धारा के नाम से जाना जाता है। ये नदी इतनी बड़ी है कि अगर दुनिया की सभी नदियों का पानी एक साथ मिला दिया जाए तब भी गल्फ के बराबर नहीं हो पाएगा। इस धारा के बहने वाले को अंतरिक्ष में लगे सैटेलाइट से भी देखा जा सकता है, क्योंकि इसका नीला रंग जल्दी से ध्यान खींचता है। इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसमी चक्र की वजह से धरती पर सालों साल तक वर्षा हुई और इसका पानी धरती के अंदरूनी हिस्से में जाकर इकट्ठा हो गया। वर्तमान में यही पानी समुद्र के नीचे नदियों और झीलों के रूप में बहता रहता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र के नीचे क्या है और निचले हिस्से तक कैसे पहुंचा। यकीनन पृथ्वी के निर्माण से लेकर उसकी संरचना और वास्तविक स्थिति सब कुछ बहुत ही रहस्यमय है, जिन्हें सुलझाने का प्रयास इंसान सालों साल से कर रहा है और करता रहेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।